नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी पेंशन के क्षेत्र में होने वाले एक बहुत बड़े, बल्कि कह सकते हैं एक ऐतिहासिक बदलाव की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साउंड बाइट इंडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप एक नए सरकारी कर्मचारी हैं और अपने पेंशन विकल्पों को लेकर थोड़े उलझ गए हैं या फिर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो ये चर्चा आप ही के लिए है। आज हम यूपीएचएस के ज़रूरी नियमों और इसके बेहतरीन फीचर्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। आज हमारा फोकस किन चीज़ों पर रहेगा? बहुत ही सिंपल है। हम पहले यूपीएस को समझेंगे, उसके बाद इसकी पात्रता और रिटायरमेंट के नियम देखेंगे। फिर हम अशॉर्ट पेंशन की गणना करना सीखेंगे, एनपीएस और यूपीएस का एक सीधा कंपैरिजन करेंगे, फैमिली पेंशन और एकमुश्त राशि पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे एक चेकलिस्ट कि अब आगे क्या करना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम समझेंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या और इसे सरकारी पेंशन में एक ऐतिहासिक बदलाव क्यों कहा जा रहा है। इस स्कीम का सबसे बड़ा आकर्षण यानी इसका हेडलाइन फीचर क्या है? एक गारंटीड आजीवन मासिक पेंशन। असल में अगर किसी ने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो उन्हें सुपर एन्युएशन यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों के दौरान मिले एवरेज बेसिक पे का ठीक 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। है ना कमाल की बात? अब आप सोच रहे होंगे कि उनका क्या, जिनकी सर्विस 25 साल से कम है? फिक्र मत कीजिए। अगर किसी ने कम से कम 10 साल भी नौकरी की है और वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की एक मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी रखी गई है। मतलब रिटायर होने वाले हर पात्र कर्मचारी के लिए एक बहुत ही ठोस फाइनेंशियल सेफ्टी नेट यहाँ मौजूद है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। अब ये जानना जरूरी है कि एलिजिबिलिटी और रिटायरमेंट के नियम क्या कहते हैं, यानी इस यूपीएस को आखिर चुन कौन सकता है। देखिए, यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए कई लोग पात्र हैं। जो मौजूदा कर्मचारी अभी एनपीएस में है वो तो है ही, साथ ही 1 अप्रैल 2025 के बाद सर्विस में आने वाले नए कर्मचारी, और हाँ, वो लोग भी जो पहले ही एनपीएस के तहत सुपर एन्युएट या रिटायर हो चुके हैं, ये सभी यूपीएस का हिस्सा बन सकते हैं। अब रिटायरमेंट के प्रकार के हिसाब से नियम भी थोड़े बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 20 साल बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेता है तो उन्हें प्रो राटा यानी अनुपातिक एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 साल बाद वीआरएस लेते हैं तो पूरा पे आउट मिलेगा, जो आपके ओरिजिनल सुपर एन्युएशन की तारीख से शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ अनिवार्य रिटायरमेंट, जिसे FR56J कहते हैं, या फिर मेडिकल डिस्चार्ज के मामलों में पे आउट रिटायरमेंट की तारीख से ही तुरंत शुरू हो जाता है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, जो है एश्योर्ड पेंशन पे आउट की गणना करना। इसके लिए हमें कॉर्पस को समझना होगा। इस टेक्निकल वर्ड कॉर्पस को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। इंडिविजुअल कॉर्पस को आप अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में मौजूद असली पेट्रोल मान लीजिए, और बेंचमार्क कॉर्पस वो रिक्वायर्ड पेट्रोल है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में मौजूद पेट्रोल रिक्वायर्ड लेवल से मैच कर जाता है तो समझिए आपकी अश्योर्ड पेंशन की यात्रा बिल्कुल स्मूथली चलेगी। पर सोचिए, अगर रिटायरमेंट के टाइम उस इंडिविजुअल कॉर्पस में से थोड़ा पैसा निकाल लिया जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, गाड़ी का फ्यूल कम हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा और पे आउट में उसी अनुपात में कटौती हो जाएगी। इसीलिए अपना फुल पे आउट इंश्योर करने के लिए सुपर एन्युएशन पर पूरी राशि बनाए रखना बहुत समझदारी का काम है। अब वक्त है सबसे बड़े मुकाबले का। भाग 4 में हम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का आमना सामना करवाएंगे। यूपीएस में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एम्प्लॉयर यानी सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। और हाँ, कर्मचारी के इस योगदान और मिलने वाले अश्योर्ड पेआउट्स पर टैक्स बेनिफिट्स भी लागू होते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है पता है? यूपीएस हमें महंगाई के खिलाफ सुरक्षा देता है, यानी इसमें डीए शामिल है, जो एनपीएस में ऑटोमेटिक रूप से नहीं मिलता था। साथ ही इसमें मार्केट का जोखिम भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें इक्विटी का एक्सपोजर नहीं के बराबर है। पैसों की बात हो रही हो और परिवार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस 5वें हिस्से में देखते हैं कि फैमिली पेंशन और एक मुश्त राशि परिवार के भविष्य को कैसे सुरक्षित करती है। इसके नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर का निधन हो जाता है तो उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी को
कर्मचारी की आखिरी पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। और एक बात ध्यान रखने वाली है, ये नियम तब भी लागू होता है अगर किसी कर्मचारी ने वीआरएस लिया हो और उनका अपना पेआउट शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में जीवन साथी को मृत्यु की तारीख से ही फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। रिटायरमेंट के समय पेंशन के अलावा एक लंप सम यानी एक मुश्त राशि भी मिलती है। ये कैसे कैलकुलेट होती है? सर्विस के हर पूरे किए गए 6 महीने के लिए कर्मचारी की आखिरी मासिक सैलरी का 10वां हिस्सा जोड़कर दिया जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पेमेंट से आपकी हर महीने आने वाली अश्योर्ड पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो उतनी ही रहेगी। तो अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं, तो आगे क्या? छठी और आखिरी हिस्से में देखते हैं एक चेकलिस्ट जो आपको अपना विकल्प चुनने में मदद करेगी। इस प्रोसेस को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आपके पास कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है। दूसरा कदम, थोड़ा आकलन कीजिए कि क्या आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव वाले रिटर्न चाहते हैं या एक अश्योर्ड पेंशन की पक्की गारंटी। खैर, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को स्कीम लागू होने के बाद आप सभी के पास इसे चुनने के लिए सितंबर 2025 तक का लंबा समय होगा। हमारी आशा है कि इस चर्चा से आपको यूपीएस के इन नए नियमों को समझने में सच में बहुत मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को, माफ कीजिएगा, इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें और ऐसे ही क्लियर और डीपली रिसर्च कंटेंट के लिए साउंड बाइट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, क्या आने वाले कल की मन की शांति और एक पक्की अश्योर्ड पेंशन की सुरक्षा स्टॉक मार्केट के उन जोखिम भरे पर शायद बड़े रिटर्न से बेहतर है? ये वही आखिरी सवाल है जिस पर हर एक पात्र कर्मचारी को अपना भविष्य तय करने से पहले बहुत गहराई से सोचना चाहिए। साउंड बाइट इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ, हमेशा सीखते रहिए।